तो चेतना आखिर है क्या? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर बस हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली एक मशीन? आज ना हम इसी सदियों पुराने सवाल को दो बिल्कुल अलग और जबरदस्त नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ है डॉक्टर स्टीवन पिंकर, एक जाने माने साइंटिस्ट जिनका कहना है कि भाई जो भी चेतना है वो हमारे दिमाग की ही पैदावार है। और फिर दूसरी तरफ है सद्गुरु, जो इसे कई ज्यादा गहरे बुनियादी अनुभव की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जो सिर्फ हमारी बायोलॉजी तक सिमटा हुआ नहीं है। मतलब ये दो एकदम अलग अलग दुनियाएं हैं। चलिए पहले डॉक्टर पिंकर के नजरिए को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क ये है कि चेतना एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके पीछे ठोस वैज्ञानिक सबूत हैं। सोचिए जरा, ब्रेन सर्जरी चल रही है और डॉक्टर दिमाग के एक हिस्से को बिजली का एक हल्का सा झटका देते हैं और अचानक मरीज को अपनी कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी याद एकदम साफ साफ जीती जागती नजर आने लगती है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है ना कि हमारा जो भी अनुभव है वो हमारे दिमाग के अंदर की फिजिकल दुनिया से कितना सीधा जुड़ा हुआ है। और बात सिर्फ बिजली की नहीं है, हमारी चेतना पर केमिकल्स का भी सीधा असर होता है। सोचिए, मूड बदलने वाली दवाएं, चाहे वो एंटी डिप्रेसेंट हों या कुछ और, ये सब सीधे सीधे हमारी सोच, हमारी भावनाओं, हमारी पूरी दुनिया को देखने के नजरिए को बदल देती हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारे एहसास और हमारे शरीर की केमिस्ट्री में कितना गहरा रिश्ता है। और देखिए, हमारा दिमाग कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये शायद इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा जटिल, सबसे पेचीदा चीजों में से एक है। पता है, इसमें इतने ज्यादा न्यूरॉन कनेक्शंस हैं कि हमारी अपनी आकाशगंगा में तारे भी कम पड़ जाएं। तो इतनी जबरदस्त कॉम्प्लेक्सिटी से ही हमारे विचार और हमारी चेतना पैदा होती है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो पिंकर का जो मेन पॉइंट है वो बहुत सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि देखिए, अगर चेतना शरीर के मरने के बाद भी जिंदा रहती तो इसका कोई ना कोई तो सबूत मिलता है ना? जैसे मान लीजिए कोई आत्मा आकर बता दे कि उसने अपने गहने कहाँ छुपाए थे, पर आज तक ऐसा कोई भी ठोस वेरीफाइबल सबूत किसी को नहीं मिला है। तो ये तो हुआ एक वैज्ञानिक नजरिया। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और सद्गुरु के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, जो तर्क से ज्यादा अनुभव को, एहसास को तरजीह देता है। ये नजरिया कहता है कि चमत्कार देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही हो रहे हैं। जरा सोचिए, कैसे एक रोटी का टुकड़ा या कोई फल हमारे शरीर में जाकर खून, हड्डी, मांस, मतलब एक जीता जागता इंसान बन जाता है। वैज्ञानिक तौर पर तो ये केमिकल रिएक्शन है, पर इस नजरिए से देखें तो ये अपने आप में एक चमत्कार है, एक ऐसी चीज जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और इसी से जुड़ा सद्गुरु का एक बहुत दिलचस्प विचार है। वो कहते हैं कि उन्होंने अशिक्षित रहने की बहुत कोशिश की है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई बार हमारी पढ़ी लिखी बातें, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक पर्दे की तरह काम करते हैं, जो हमें जिंदगी को सीधे सीधे जैसा वो है वैसा देखने से रोकते हैं। असली समझ तब आती है जब हम इन जमा किए हुए ज्ञान से परे देख पाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। एक है प्रज्ञा, मतलब हमारी अभी की जागरूकता, ये जो हम अभी सचेत हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है ये हमारे दिमाग की ही एक एक्टिविटी हो। पर एक है चित्त, ये वो गहरी, बिना किसी रूप की चेतना है जिसे सृष्टि का आधार माना जाता है, एक इंटेलिजेंस जिसमें कोई याददाश्त नहीं है। तो अब हमारे सामने दो बहुत मजबूत लेकिन एक दूसरे से एकदम उलट विचार हैं। एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ अनुभव। अब इसमें कौन सही है, कौन गलत, इस बहस में पड़ने की बजाय शायद हम एक ज्यादा प्रैक्टिकल, एक ज्यादा काम का सवाल पूछ सकते हैं। और वो सवाल ये है कि भाई, चेतना की परिभाषा जो भी हो, चाहे वो मशीन हो या चमत्कार, हम अपने मन के साथ, अपनी सोच के साथ ज्यादा असरदार तरीके से काम कैसे कर सकते हैं? और जैसे ही हम ये सवाल पूछते हैं ना, हम फिलॉसफी की दुनिया से निकलकर प्रैक्टिस की दुनिया में आ जाते हैं और यहीं से कुछ बहुत ही कमाल की मॉडर्न रिसर्च सामने आती है। इसी का एक बहुत पावरफुल तरीका है जिसे कहते हैं डिटैच्ड माइंडफुलनेस। अब ये क्या है? इसको ना एक बहुत आसान से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत बिजी सड़क के किनारे आराम से बैठा है। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। ये गाड़ियां हैं हमारे विचार और हमारी भावनाएं। वो इंसान बस उन्हें आते जाते देख रहा है। वो किसी भी गाड़ी में चढ़ नहीं रहा, बस एक दर्शक बना हुआ है। यही है डिटैच्ड माइंडफुलनेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई गिटार बजाना या साइकिल चलाना सीखता है। शुरू शुरू में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज ऑटोमेटिक और एकदम आसान लगने लगती है।
तो सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेनिंग हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करती है। चलिए अब इसके पीछे के कंप्यूटेशनल मॉडल को समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें बताएगा कि ये प्रैक्टिस असल में हमारी इमोशनल वायरिंग को कैसे बदल देती है। देखिए, ये तकनीक एक बहुत खास तरह की मुश्किल पर काम करती है, जिसे कहते हैं मेटा इमोशंस। इसका मतलब है अपनी ही भावना के बारे में एक और भावना होना। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि उदास होने पर गुस्सा आने लगे कि मैं उदास क्यों हूं, या चिंता होने पे और ज्यादा चिंता होने लगे कि हाय मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है। बस यही वो लूप है, वो चक्र है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हमारा दिमाग ना बहुत ही सीधे साधे इफ देन रूल्स पर काम करता है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो। जैसे अगर हाथ आग के पास गया तो फौरन पीछे हटा लो। हमारी जो भावनात्मक आदतें हैं ना, वो भी कुछ ऐसे ही ऑटोमेटिक नियमों पर चलती हैं। और यहीं पर गेम चेंजर आता है। हमारे दिमाग में जो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन वाले नियम हैं, उन्हें चालू होने के लिए एक शर्त पूरी करनी पड़ती है। शर्त यह है कि जिस भी भावना पर रिएक्ट करना है वो कम से कम 50 मिलीसेकंड के लिए, यानी 1 सेकंड के 20वें हिस्से के लिए स्थिर दिखनी चाहिए, स्टेबल लगनी चाहिए। और माइंडफुलनेस ट्रेनिंग का जादू यहीं पर है। ये हमारी देखने की क्षमता को इतना तेज कर देती है कि हमें ये दिखने लगता है कि हमारी कोई भी भावना असल में स्थिर है ही नहीं। वो तो हर पल, हर मिलीसेकंड बदल रही है, बिल्कुल नदी के पानी की तरह। और जब दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम को रिएक्ट करने के लिए कोई स्थिर टारगेट ही नहीं मिलता, तो वो रिएक्शन वाला बटन दबता ही नहीं है और बस हम उस नेगेटिव लूप से बाहर आ जाते हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है। क्या मन एक पहेली है जिसे सुलझाना है, या एक अनुभव है जिससे बस जीना है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। चेतना एक मशीन हो या चमत्कार, शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये नहीं है कि वो क्या है, बल्कि ये है कि हम उसके साथ काम कैसे करते हैं। अपने मन के काम करने के तरीके को समझकर हम अपनी जिंदगी को, अपनी अंदरूनी दुनिया को ज्यादा शांति और समझदारी से जी सकते हैं।